क्या करेगी, एक प्यारी प्यारी स्माइल थोबड़े पर लेके आएगी। एक बार जल्द से रिवाइज कर लेते हैं। AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। देन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, उसके अंदर दो पार्ट, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, एक डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में तो बात ही नहीं करी। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हमने उनको बोला कि आपको ये बेनिफिट देंगे, मेडिकल होगा, मतलब बेनिफिट इज डिफाइंड कि क्या क्या मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, तो तुमको मेडिकल सर्विसेज मिल जाएगी, तुमको पेंशन मिलते ही रहेगा, या तुमको रेलवे सर्विसेज मिलेगी, कुछ भी एक टाइप का बेनिफिट या जो कुछ भी वो डिसाइड किया हुआ है। तो उसके बेसिस पर हमारी एक ऑब्लिगेशन प्रोजेक्ट कर दी जाती है। वो ऑब्लिगेशन आज की नहीं, फ्यूचर की होती है, राइट। सो ऑब्लिगेशन प्रोजेक्ट की जाती है, तो उसका एक्सपेंस तो अभी एक्रू हो रहा है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से उसका एक्सपेंस अभी बुक करना पड़ता है, बट वो फ्यूचर वैल्यू पर है, इसलिए हमको इसको लेना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू पर। एग्रीड। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर हर साल एक्सपेंस डालते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री है करंट सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन, यस। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको आगे आगे बढ़ाना पड़ता है, ये इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ही है, तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट टू ऑब्लिगेशन। इज दैट ओके? ये दो चीजें हुई। आगे चलकर क्या हो जाता है कि प्लान मॉडिफाई भी हो जाता है। जब प्लान मॉडिफाई हो जाता है तो दो एरियाज बनते हैं, वेस्टेड, अनवेस्टेड। वेस्टेड जो बनता है वो हम क्या करते हैं, एंट्री उसकी क्या बोलते हैं उसको, पास सर्विस कॉस्ट, यस, पास सर्विस कॉस्ट टू ऑब्लिगेशन। बट कई बार ऐसी होती है कि वो अनवेस्टेड बनती है, तो उस केस में हम पूरी अमाउंट लेते हैं और उसको लोड कर डालते हैं। आई रिपीट, 100% अमाउंट वी लोड इट। तो उसकी एंट्री क्या होती है, यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, ओके। और यूआरपीएससी पीएनएल को नहीं हिट करता है, यूआरपीएससी अमोर्टाइज होता है, तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू यूआरपीएससी। जब भी मैं पीएनएल बोलूं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस समझना। फिर नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है बेटा जी, क्या बोलते हैं उसको, मैं बोलता हूं एक्चुअल लॉसेस और एक्चुअल गेन ऑब्लिगेशन में। एक्चुअल लॉस को डेबिट बैलेंस, तो एंट्री होती है एक्चुअल लॉस टू ऑब्लिगेशन, और गेन की एंट्री क्या होगी, ऑब्लिगेशन टू एक्चुअल गेन। इज दैट ओके? इसके बाद में और एक चीज बताई मैंने, कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लान के बेनिफिट्स को कम कर दिया गया। प्लान के बेनिफिट को कम कर दिया गया तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट, और वो भी कहा जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में से लेस हो जाएगा, क्योंकि इनकम बनेगी पीएनएल में। बट एक तुम्हें याद है क्या, एक यूआरपीएससी का आइटम था, वो यूआरपीएससी का आइटम जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है वो भी कम हो सकता है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, पीएनएल टू यूआरपीएससी, जितने से कम हुआ है। इसकी प्रॉब्लम लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर राजा बेटा जी क्या होता है, आगे चलकर आपको यह समझ में आया कि प्लान असेट नाम की भी तो एक चीज होती है। सो प्लान असेट के लिए हम क्या करते हैं राजा बेटा जी, विल मेक एन एंट्री ओपनिंग बैलेंस प्लान असेट का डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारी एंट्री होती है प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर प्लान असेट रिटर्न जनरेट करती है। रिटर्न दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल रिटर्न और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो एक्चुअली निकालता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम एंट्री क्या कर देते बेटा जी, प्लान एसेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट उसके वजह से एक्चुअल गेन या लॉस भी आ सकता है। तो प्लान एसेट टू एक्चुअल गेन एंड एक्चुअल लॉस टू प्लान एसेट, से यस, एम आई कम्युनिकेटिंग। और लास्ट में कई बार क्या हो जाता है कि ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड, एंड व्हेन ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड व्हाट इज द एंट्री, प्लान ऑब्लिगेशन टू प्लान एसेट। इज दैट ओके? ये एंट्रीज मैंने अभी आपको ओरली बताई। अब इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे राजा बेटा जी, एक बार सुपर समरी में लिख कर ले लेंगे। सुपर समरी में लिख कर लेने के बाद में हमें क्या ऐड करना क्या लेस करना पता चल जाएगा। प्लान एसेट और ऑब्लिगेशन में कहां पर भिड़त होती है, कहां पर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यस और नो? सो लिख लीजिए सुपर समरी। आपके 80% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी पार्ट पर आएगा, क्यों आज तक का मैंने देखा हुआ है रिकॉर्ड, इसी पर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इसी से आएगा, इसीलिए इसको हम विस्तार से कर लेते हैं। सो हेडिंग लिखिए सुपर समरी। सुपर की स्पेलिंग इज मुंबल्ली नहीं, पण मी केली रेक्टिफाय, सुपर समरी। सो सुपर समरी में मैं हेडिंग लिखता हूं, पहले प्लान ऑब्लिगेशन की एंट्रीज कर रहे हैं। प्लान ऑब्लिगेशन, ओके। सो प्लान ऑब्लिगेशन में पहला आता है पीयूसी मेथड के हिसाब से करंट सर्विस कॉस्ट, बराबर है। पीयूसी मतलब समझ में आता है ना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी क्या है फिर, हाँ कौन सा, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, बिल्कुल सही, करंट सर्विस कॉस्ट। सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, इसकी एंट्री आएगी करंट सर्विस कॉस्ट इन द ब्रैकेट क्या लिखूंगा, पीएनएल अकाउंट, नहीं पीएनएल नहीं लिखूंगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख दूं क्या, ईबी टू प्लान ऑब्लिगेशन, हैप्पी।
फिर सेकंड पीयूसी मेथड के हिसाब से ही इंटरेस्ट, सो हमारी एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इन द ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्लान ऑब्लिगेशन। हैप्पी? फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी बेटा जी थर्ड वन, इसको क्या बोलेंगे हम, पास्ट सर्विस कॉस्ट, नहीं पहले हम लिखेंगे मॉडिफिकेशन ना, मॉडिफिकेशन। फिर मॉडिफिकेशन को अंडरलाइन करके लिखूंगा वेस्टेड, वेस्टेड की एंट्री आएगी पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, टू प्लान ऑब्लिगेशन, बराबर है। और इसी के अंदर आता है अनवेस्टेड, हमारी एंट्री आएगी यूआरपीएससी, यूआरपीएससी इज अनरिकॉग्नाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट टू प्लान ऑब्लिगेशन। इधर एक बात को आपको और एक समझना पड़ेगा कि ये यूआरपीएससी इज अ बैलेंस शीट आइटम, फिर वेस्टेड अनवेस्टेड का हो गया, फिर ये यूआरपीएससी का अमोर्टाइजेशन होता है, तो इसलिए इसको इधर कर रहा हूं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन की ओवर अनवेस्टेड पीरियड, अनवेस्टेड बैलेंस पीरियड, बराबर है क्या। सो एंट्री क्या आ जाएगी, पी एंड एल, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्लान ए टू यूआरपीएससी, बोलो ना हाँ, और इधर ईबी लिख दूं क्या, ये अमोर्टाइजेशन जाएगा ना। फिर राजा बेटा जी एक्चुअल गेन और लॉसेस, एक्चुअल गेन और एक्चुअल गेन की एंट्री आएगी प्लान ऑब्लिगेशन टू एक्चुअल गेन, और एक्चुअल लॉसेस की एंट्री एक्चुअल लॉस टू प्लान ऑब्लिगेशन। अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ये एक्चुअल गेन जाएगा ईबीई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और एक्चुअल लॉस भी कहां जाएगा, ईबीई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एग्रीड। सो बेटा जी ये थर्ड एंट्री हो गई मॉडिफिकेशन, फोर्थ हो गया एक्चुअल गेन और लॉसेस, सिक्स्थ आइटम बता दूं क्या, curtailment, curtailment means what, plan is reduced, obligation is reduced, so sixth one curtailment। बेटा curtailment में और एक शब्द आता है curtailment without settlement, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसके प्लान को curtail कर चुके हैं और अब उसको कम बेनिफिट मिलेगा बट फ्यूचर में ही मिलेगा, curtailment without settlement। दूसरा होता है curtailment with settlement, मतलब प्लान कम हुआ और अभी का भी पैसा देकर खत्म। सो सेटलमेंट की एंट्री जब मैं बोलूंगा ना कि ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड, वही है। एक एग्जांपल याद है क्या कि आपको पेंशन हर महीना मिलेगा, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में आप एक बार निकाल लेते हो तो उसको बोलते क्या हम, सेटलमेंट। सो मैं शब्द समझा रहा हूं सेटलमेंट। कई बार क्या होता है कि जब हम प्लान का रिड्यूस कर देते, उसको कर्टेल कर देते, तब हम क्या बोलते थे कि अभी का भी पैसा लेकर खत्म कर। या हम क्या बोलेंगे कि तुझे फ्यूचर में 10 लाख मिलने वाला था, अब 10 लाख नहीं देंगे, अब तेरे को देंगे 7 लाख। दैट इज कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। और एक क्या हुआ, कर्टेलमेंट विद सेटलमेंट, कि तेरा 10 लाख का 7 लाख देंगे, अभी का भी ले जा। गुड। सो कर्टेलमेंट की एंट्री सिर्फ समझा रहा हूं। कर्टेलमेंट की एंट्री आएगी बेटा जी, ये इनकम है तो हमारी आएगी प्लान ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट, ये ईबी। और बेटा जी इसके साथ साथ और एक एंट्री है, अनएमोर्टाइज्ड बैलेंस ऑफ यूआरपीएससी is reversed
balance of URPSC is reversed. So what is the entry I am going to do? I am say P&L account debit to URPSC. Is that okay? Curtailment EB और ये P&L वाला भी कहां EB. बात समझ में आई? और फिर क्या होता है? प्लान ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड. ये कर्टेलमेंट के बाद में ये कौन सा हो गया? 5 6 7th ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड. क्या एंट्री आएगी बेटा? प्लान ऑब्लिगेशन टू प्लान ऑसेट, प्लान असेट, प्लान ऑब्लिगेशन टू आप क्या बोलते? कैश. बट कैश कहां से आएगी? प्लान असेट से आएगी. इसलिए हम क्या बोलेंगे? प्लान ऑब्लिगेशन टू प्लान असेट. स्वीकार है? अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्लान असेट. प्लान असेट की एंट्री. प्लान असेट की एंट्री. प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक. ये पहला वाला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन ना. प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक. ये क्या हो बेटा जी? आपने प्लान असेट बनाई पहले, फर्स्ट एंट्री. एग्रीड? फिर आपको रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड बोलता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कुछ नहीं. कौन सा गेन प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं? सुनो सुनो सुनो. वो तुमको बोलेंगे हमने एक असेट को बेचा जिसके ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज, फिर इस बार हमको डिविडेंड मिला, फिर उसके बाद में हमने इंटरेस्ट भी मिला, उसके ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ा. कुछ नहीं दिमाग लगाना है तुमको. वो एक्चुअल रिटर्न का स्वरूप है. अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हो आंखें बंद कर लेना, बाकी की कोई भी चीज बोले तो. से यस, एक्सपेक्टेड रिटर्न हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. अगर मेरे को कोई बोला म्यूचुअल फंड वाला कि सर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8.5%, बात खत्म हो गई. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द एक्चुअल्स. एक्सपेक्टेड रिटर्न में आप एक्चुअल गेन और लॉसेस में नहीं जाते हो. उसके अंदर बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल गेन और जो लॉस है ना वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं सारी चीजें. से यस, पक्का? सो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न की एंट्री आएगी बेटा जी. प्लान असेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न. हैप्पी? बेटा जी इसी के साथ आपको और एंट्री करनी पड़ेगी. एक्चुअल लॉस टू प्लान असेट. सेस. थर्ड, प्लान असेट टू एक्चुअल गेन. ये स्टैंडर्ड बोलता है ये करो. ये कमीना, मुझे नहीं पता कौन है वो. कमीना किसकी बात करता है? एक्चुअल रिटर्न की. सो एक्चुअल रिटर्न की जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी? प्लान असेट टू एक्चुअल रिटर्न. और एक्चुअल रिटर्न में कभी भी आप कोई भी एक्चुअल गेन और लॉस की एंट्री नहीं करेंगे. सही है? सो रूल क्या बना? व्हेन यू टेक एक्सपेक्टेड रिटर्न यू हैव टू डू एक्चुअल गेन और लॉस, बट व्हेन यू टेक एक्चुअल रिटर्न देन यू डोंट हैव टू टेक एक्चुअल गेन और लॉस. इज दैट ओके? बेटा जी इधर फॉर्मूला भी लिख देते. एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल गेन एंड माइनस एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल रिटर्न. से यस, भूलोगे तो नहीं. प्लान असेट का क्या क्या हो गया? प्लान असेट पहले कंट्रीब्यूशन हो गया, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, एक्चुअल गेन और लॉसेस हो गए. फिर क्या बेटा जी? सेटलमेंट की एंट्री हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दी है, वापस लिखने की जरूरत है? ठीक है. और राजा बेटा जी फिर उसके बाद में प्लान असेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. अप्रिशिएट दिस. सो राजा बेटा जी ये एंट्रीज तो आपको आनी ही चाहिए. अब सुपर समरी में समय आ चुका है कि आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन नहीं, पी एंड एल अकाउंट में फॉर्मेट कैसे आएगा. सो पी एंड एल का फॉर्मेट बनाने के पहले हम एक काम करते प्लान असेट का
अकाउंट बना लेते हैं और प्लान ऑब्लिगेशन का भी अकाउंट बना लेते हैं। मैंने पढ़ाया है बेटा, बट जितना आप इसको रिवाइज करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। ओके, सो प्लान एसेट का हमारा पहला डेफिनेशन आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये कॉन्ट्रीब्यूशन, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखेंगे आप हमेशा, और टू आएगा इधर एक्चुरियल गेन, और इधर आएगा बाय एक्चुरियल लॉस। लॉस क्रेडिट में आएगा, ध्यान रखना, और बाय सेटलमेंट ना, प्लान ऑब्लिगेशन, और बाय क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। अप्रिशिएट दिस, लवकर करके ताई, क्या लाइना मार रही तू। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑब्लिगेशन, ओके। फिर इधर आएगा बाय करंट सर्विस कॉस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय पास्ट सर्विस कॉस्ट, बाय यूआरपीएससी, ओके। फिर बाय एक्चुरियल लॉस, टू कर्टेलमेंट, टू कर्टेलमेंट के अलावा और क्या रहता है, एक्चुरियल गेन, यूआरपीएससी लोड कर दिया, एक्चुअल लॉस आ गया। यूआरपीएससी अगर रिवर्स करना है तो पी एंड एल से होता है, ऑब्लिगेशन का कोई रोल नहीं है उसमें, रिमेंबर दिस। कर्टेलमेंट में यूआरपीएससी भी रिवर्स होता है ना, तो उससे क्या रिवर्स होता है, पी एंड एल में जाता है ना। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट का जो पार्ट कम होता है वो हम कहां डालते हैं, पी एंड एल में, तो ऑब्लिगेशन रिड्यूस नहीं होती उससे। अच्छा, टू प्लान एसेट है क्या, सेटलमेंट, टू प्लान एसेट सेटलमेंट। अब देख लेने दो, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट आ गया, पास सर्विस कॉस्ट, यूआरपीएससी, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल गेन, कर्टेलमेंट, और यूआरपीएससी का था, और सेटलमेंट, और तो कुछ नहीं है। डू यू ऑल एग्री? सो कैन आई नॉट से ये टैली हो गया। अब हम लिख देते हैं, नहीं, टू बैलेंस कैरी डाउन भी आएगा ना, अब लिख दे पी एंड एल में कैसे दिखेगा। सो मुझे बताओ, सो पी एंड एल में मुझे बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहां पे आएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो डेबिट साइड में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। सो पहले आएगा करंट सर्विस कॉस्ट, बोलो हां। फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, एग्रीड। अब एक बार देख लो बेटा ये। फिर आएगा हमारा पास्ट सर्विस कॉस्ट, फिर राजा बेटा जी आएगा मेरा यूआरपीएससी का अमोर्टाइजेशन आता है। यूआरपीएससी पूरा नहीं आता है, सो कैन आई नॉट राइट डाउन यूआरपीएससी अमोर्टाइजेशन, एग्रीड। फिर इधर मैं लिखूंगा यूआरपीएससी हो गया, फिर कौन सा था वो मैं लिखता हूं। यूआरपीएससी के बाद में एक और है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट बेटा जी लेस होगा,
बराबर है ना? कर्टेलमेंट के बाद में अगर आपको याद होगा तो यूआरपीएससी भी रिवर्स होता था, तो एंट्री क्या होती है? पी एंड एल टू यूआरपीएससी। सो बेटा जी वो याद है क्या? रिडक्शन इन अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑन कर्टेलमेंट, याद आ रहा है क्या भैया? ये भी क्या होगा बेटा जी? पी एंड एल को डेबिट ऐड होगा ये। शांति से सुनो, अब मैं जो लिख रहा हूं ग्रीन कलर में, ये प्लान असेट और प्लान ऑब्लिगेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि ग्रीन में एक आइटम सिर्फ प्लान असेट के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न किस पर आता है? प्लान असेट पर आता है। फिर मैं लिखूंगा एक्चुअल लॉस ऑन बोथ प्लान असेट एंड ऑब्लिगेशन, बराबर है? ये क्या करेंगे? ऐड। और बेटा जी फिर मैं बोलूंगा एक्चुअल गेन ऑन बोथ प्लान असेट एंड ऑब्लिगेशन, ये क्या होगा? लेस। इसके साथ आपको पी एंड एल का फॉर्मेट मिलेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सेक्सी दिख रहा है कि नहीं? आज तक तुम सिर्फ सैलरी लिख रहे थे, किसी ने बोला नहीं तुमको ऐसा रहता है। अब इधर देख रहे क्या तुम? देख भाई इधर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा है, ये फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं। सो बेटा बैलेंस शीट में दो प्रेजेंटेशन है, एक असेट साइड में हो सकता है, एक लाइबिलिटी साइड में। मैं सिर्फ लाइबिलिटी साइड का बता रहा हूं, असेट साइड का मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हाँ, सो बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से लाइबिलिटी साइड में आएगा। सो हम लिखेंगे प्लान ऑब्लिगेशन का क्लोजिंग वैल्यू, ओके, लेस करेंगे प्लान असेट का क्लोजिंग वैल्यू, और लेस करेंगे यूआरपीएससी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट, जो बचा है ना बैलेंस, क्योंकि हमने लोड तो पूरा कर दिया था, एक साथ ही लोड कर दिया था ना, बट जो अनअमोर्टाइज्ड है वो हम क्या करते हैं? लेस। सेस ये लेस होगा। अगर ये फिगर पॉजिटिव आया तो इट इज अ लाइबिलिटी, अगर ये नेगेटिव है तो ये असेट साइड में जाएगा। बट जो मैं बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता। असेट साइड में और एक आइटम ऐड है, बट उसके अंदर है ना तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो मेरे को नहीं जाने का उसमें। कुल मिलाकर क्या? फिगर पॉजिटिव आया तो लाइबिलिटी, नेगेटिव आया तो असेट साइड। बट असेट जैसे ही बोला तो असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। अब होता क्या है कि कई बार ये प्लान ऑब्लिगेशंस की जो भी चीजें है ना, कंपनी खुद हैंडल नहीं करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद ये काम नहीं करती है, वो किसी को आउटसोर्स करती है, जैसे एलआईसी को आउटसोर्स किया, जैसे किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर तुम्हारे पास वहां से रिसीवेबल अमाउंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीवेबल अमाउंट है, तो वो असेट दिखेगी, नहीं तो तुम जबरदस्ती असेट दिखाने का नहीं। लाइबिलिटी दिखा दो, असेट नहीं दिखा सकते, तो वो कॉम्प्लिकेशन है उसमें। दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। समझे क्या? तो ये फिगर नेगेटिव है तो ये ऑब्लिगेशन इस तरीके से दिखता है। अब मुझे बताओ, अगर इतना पढ़ लेंगे तो क्या आपको चीजें याद आ जाएगी क्या? पक्का एंट्रीज के साथ। अब क्या ऐड होता क्या लेस होता मैं कराता तुमसे, लिख कर लो। ये पी एंड एल का प्रेजेंटेशन, अच्छा पी एंड एल के अंदर ही बैलेंस शीट घुस गई है, आप संभाल लेना उसको। ये जल्दी से भक्ति जा चाय लेके आ। मंगल भवनय मंगलहारी
लिख लिया तूने? वेरी गुड, क्या गुड शॉट। ओके, प्लीज कम डाउन टू दी। हाँ डार्लिंग, बैलेंस शीट, ये नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करना है और ये सारा एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। ठीक है, और ये अभी हमने किसको पढ़ा है? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को पढ़ा है सिर्फ, मतलब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आ गए आप यहां तक? येलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। येलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। ओके, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज बिफोर एग्जाम। मुझे लगेगा एग्जाम में आएगा तो लल्लू पल्लू ऐसे ही आएगा। ये सुनो ना, वो कुछ भी तुमको डेटा दे उल्टा पुल्टा, मैंने जितनी चीजें सिखाई उस अकाउंट में सिर्फ उतनी चीजें जाएगी। तुमने और कुछ भसड़ मचाई इधर से उधर लेकर आऊं, और तुम अभी अगर विद्वान बनने की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जब भी दूंगा तुमको सुपर समरी ओपन कराऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये चीज गई है कि देख वहां पर, अगर नहीं गई है तो तुम बात छोड़ दोगे उधर ही। एग्रीड? तो डेटा ज्यादा देंगे, डेटा की चिंता नहीं करना आपने। अब पढ़ो क्या लिखा है। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 4000। सुन रहे हो? सो बेटा जी, प्लान एसेट का अगर आपको अकाउंट पता होगा तो हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिख दूं बेटा मैं? 4000। फिर एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन? कितना लिखेंगे? 5000। फिर द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लान एसेट वाज 500। सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक? 500 ये एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, प्लान एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर उन्होंने क्या बोला? बेनिफिट्स पेड टू रिटायरी, मतलब ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। सो कैन आई नॉट से बाय प्लान ऑब्लिगेशन? बोलो ना। वेरी गुड, ऑब्लिगेशन कितना है? 400। मैंने आपसे क्या बोला था? अगर एक्चुअल गेन और लॉस नहीं लिखते हो आप, तो आपको जो मिलता है वो एक्चुअल रिटर्न मिलता है, और अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखते हो तो एक्चुअल गेन और लॉस की जगह बनती है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। एक्चुअल रिटर्न विल कम ऑन द डेबिट साइड। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखते तो एक्चुअल गेन या लॉस भी आता। अब कैलकुलेटर पर लो, 4000 प्लस 500 माइनस 400 माइनस 5000 एंड बैलेंसिंग फिगर इज टैंक टैंक टू एक्चुअल रिटर्न से यस। कितना है बेटू? 900। एग्रीड? अब इसको मैंने अकाउंट से समझा, इजीली समझ में आया। सुनते मेरी बात, क्या करते? जो क्रेडिट में दिख रहा वो सब ऐड होता, और जो डेबिट के आइटम है वो सब क्या होता? लेस होता, एक्चुअल गेन आ जाता। हम हमेशा अकाउंट से समझेंगे, बट प्रेजेंटेशन देते हो टैबुलर फॉर्मेट में, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेनिफिट्स पेड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, तो हम लिखेंगे 5400 लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट लेस क्या बोलते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। कितना लिखेंगे? 500। और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो भी कितना आएगा? 900। और हम वो लिख देंगे क्या है? एक्चुअल रिटर्न। देखो उन्होंने क्या करते हैं, इधर बैलेंसिंग फिगर दिखाया। सो अगर आप देखेंगे 4000 प्लस 500 प्लस क्वेश्चन मार्क लेस बेनिफिट पेड एंड फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना आ गया बेटा जी आपका? 900। इज दैट ओके? और उन्होंने क्या बोला? द फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज टू डिराइव द एक्चुअल रिटर्न। भाड़ में जैसा हमको अकाउंट आता है, हम अकाउंट से कर लेंगे। एग्रीड? सो लिख लेते हैं।
कंपटीशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न। अकाउंट्स में एग्जाम में अकाउंट बनाए तो चलता है क्या? चलता है मतलब, बट कुछ बच्चा बोलेगा मेरे को मॉड्यूल का ही फॉर्मेट चाहिए, तो क्या करेगा? तो फिर मैं उसको तो नहीं बोल सकता ना अकाउंट से जा, क्योंकि बच्चा भकत होता है, सुनता नहीं है। आज के बच्चे सुनते नहीं वे। आज तो अकाउंट से भी बताओ और टेबल में लिख कर भी बताओ, ऐसा है। पहला क्या लिखेंगे? क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। कम है क्या बैटरी? नहीं बताओगे मुझे कितना है? 5000। फिर क्या करेंगे? ऐड बेनिफिट्स पेड। कितना है बेटा जी? 400। टोटल कितना आ गया? 5400। फिर हम क्या करेंगे? लेस ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। कितना है बेटू? 4000। फिर नेक्स्ट, नहीं बेनिफिट्स पड़ गया। एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये ढोस के आती है सुबह सुबह उठते ही, पहले ढोसती है फिर आती है इधर। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना बेटू? 500। टोटल कितना आ गया? 4500। एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू ये माइनस बी 900। सर इतना लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे? मेरे हिसाब से तो 100% मिलेंगे। भरोसा नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। गणित सोपा है रे, या तो भरोसा कर ले, नहीं तो मत कर, बात खत्म कर। तुम सुनते 17 वाला क्वेश्चन करके बताओ और 18 वाला क्वेश्चन करके बताओ। 17 और 18। और गलती हुई तो टेंशन मत लेना, मैं जिंदा है अभी इधर। 17 और 18 सॉल्व करो इसके बाद में। येलो का ही 17 18। ए मैं ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे को 2-3 क्वेश्चन देने पड़ेंगे। 17 18 14 भी किसी को बताना मत, हमारा पापी सर ऐसा है। दम ले लिया पूरा।
कितने हुए? 2 हो गए। गलत तो गलत है, टेंशन मत लेना। अच्छा सर हमको घंटा समझने वाला नहीं गलत है कि सही है। सर हम नीचे आंसर तो देख रहे हैं वैसे चुपके चुपके से तो समझ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। Shall I proceed? हाँ हाँ ही वय काय पद्धत आहे तुझी? किती येळ लावली तू? हाँ वो क्या कर रहा था रे? सुबह सुबह कौन सा ध्यान कर रहा था? कितने बजे सोता है रात को? और कितने बजे उठा? फिर क्यों आ रही थी नींद इतनी? खाना खाने के बाद सोने का आदत है? सोया कर, थोड़ा सा नीचे भाले लगा कर। लड़कियों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं 2-4 लड़कों को भी लग रहा है, ठीक है। चले भी आगे। सो बेटा जी कौन सा क्वेश्चन था? 17। तो क्या मैं बोलूं फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन प्लान वाज 1 लाख। सो बेटा जी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख बोलू क्या? ये प्लान असेट ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या हुआ? ऑन 30th September द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 20,000। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय प्लान ऑब्लिगेशन या कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो ना तुम। 20,000 बेटू रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40,000। सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक 40,000, ये नया पैसा आया। फिर उन्होंने बोला द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वाज 150। सो बाय क्लोजिंग वैल्यू 1,50,000 पिल्लू। फिर मुझे बोला एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज 1,45,000। बशी घे म्हणायचं गावभर फिरत बस।
ऑब्लिगेशन का और प्लान असेट का कोई लेना देना नहीं है। 1 मिनट डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये सोचा होगा 145 का क्या करेंगे, हिल है, कुछ नहीं कर सकते उसका, उसको इग्नोर मारना पड़ता। एक्चुअल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर 9-10 वर 1000। बशी ऑब्लिगेशन की बात चल रही है। फिर क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सच्ची सच्ची बताओ, झूठ नहीं बोलने का, किसने किसने एक्चुअल ऑब्लिगेशन और एक्चुअल गेन और लॉसेस को लिया था? वेरी गुड, पढ़ने का नहीं है क्वेश्चन। सो 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 1,50,000, मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है। 30,000 इज माई टू एक्चुअल रिटर्न आएगा क्या बेटा? अभी लिखा कर दिखाऊं कि समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? तो जो क्रेडिट के आइटम है वो क्या करेंगे, ऐड, डेबिट के आइटम है वो क्या करेंगे, लेस, और जो ग्रीन कलर का वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। चेक मारो 30,000। बोलो, अगर एक्चुअल लॉस असेट पर होता तो भी नहीं लेते। क्या बात है यार, कितना भारी बोला तू, इसकी बात समझ में आई? ये बोल रहा है सर अगर एक्चुअल गेन या लॉस असेट पर होता फिर भी नहीं लेते। सही बोल रहा है, क्यों नहीं लेते बताओ भी? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअल रिटर्न, और जब हम एक्चुअल रिटर्न निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट विल ऑल्सो बी नॉट टेकन। बट अगर निकालना होता एक्सपेक्टेड रिटर्न तो एक्चुअल गेन और लॉस लेते। तुमको ये तो समझ में नहीं लेते बोलकर, बट आंसर नहीं दे पाए तुम, क्यों नहीं लेते? मेरे को वापस पूछने का, तुझे पता था ये बाकी कैसी देख रही थी, ये तुझे पता था, मेरे को समझ में आया ना बॉडी लैंग्वेज से तेरी। मैं वापस पूछ रहा हूं, प्लान असेट का एक्चुअल गेन और लॉस दिया होता इस क्वेश्चन में तो भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि रिटर्न कौन सा निकालने के लिए बोला, एक्चुअल। और कब लेते हम एक्चुअल गेन और लॉस ऑन प्लान असेट? अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होता तो। क्वेश्चन नंबर 18, उन्होंने क्या बोले, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट। सो बेटा जी बेनिफिट्स पेड 2 लाख है, तो ये 2 लाख क्रेडिट में आएगा क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 2,80,000, ये एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन डेबिट में आएगा क्या? मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 8 लाख इधर डेबिट में आएगा क्या? ये ओपनिंग बैलेंस है। और 31 मार्च 2009 11,40,000, बोलो भैया। सो 10,80,000 हुआ क्या, माइनस 2 लाख माइनस 11,40,000 कितना आ जाएगा? 2,60,000 आएगा। स्वीकार है? बेस्ट है, 18 हो गया। फिर कौन सा क्वेश्चन था? The company reports the following information in regarding to the pension plan assets. Calculate the fair value of the plan asset. Okay. Fair market value of the plan asset 7 लाख, तो 7 लाख लिख दूं क्या? इस बार आपको फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट पूछा है, कोई एक बैलेंसिंग फिगर निकालना रहेगा। 7 लाख, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, ये 1 लाख लिखा क्या? एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 50,000 है क्या? और बेनिफिट्स पेड 40,000 है क्या? अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा तो आप डेबिट के क्या कर दोगे, सारा आइटम ऐड, क्रेडिट का क्या कर दोगे, माइनस। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 40,000। व्हाट्स माय आंसर फ्रेंड्स? 8,10,000। परफेक्ट। ओके, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक अजम्पशन है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के कुछ प्रॉब्लम्स में, ये अजम्पशन वाहियात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बता नहीं रहा है कंपाउंडिंग कब होगा? नहीं बोलना कब, कंपाउंडिंग कब करेंगे? कंपाउंडिंग समझ में आता है? हाँ हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है कहीं पर भी। कंपाउंडिंग कब करेंगे? नहीं दिया है तो हाँ तो करना, अज्यूम कर, कब करेंगे कंपाउंडिंग? रेड़ा है रे, कंपाउंडिंग कब करेंगे तू बता। अरे झंडू बाम, कंपाउंडिंग 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, 9 महीने के बाद में, 12 महीने के बाद में, ऐसा होता है ना। एफडी का कंपाउंडिंग होता है 12 महीने के बाद में। कुछ ऐसे होते हैं जिसका कंपाउंडिंग होता है एवरी 6 मंथ्स, कुछ कुछ लोग कंपाउंडिंग करते हैं एवरी मंथ, साहूकार लोग। बट किसी भी हालत में तुम बता सकते कि कब कंपाउंडिंग हो रहा है? इनके बाप का राज है।
ये क्या बोलते हैं, आपको एक इंटरेस्ट रेट देंगे और फिर अज्यूम कर लेंगे खुद ही कि वो कंपाउंडिंग हो रहा है एवरी 6 मंथ्स। तुम काहे को डर रहे, एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छाप के आता है, तुमने भी यही एज्यूम करना, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, मॉड्यूल का प्रश्न है, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई आपको इंटरेस्ट रेट बता रहा है 10.25% एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो अभी इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि ये कंपाउंडिंग हो रहा है एवरी 6 मंथ्स। तो पहले क्या होता है कि 5% रहता है 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद में जो पहले 100 रुपीज था, उस 100 रुपीज पर तुमको 10.25 मतलब इसका आधा मिला 5%, और 5% पर कैलकुलेट करो, 100 पर 5% करो कैलकुलेट। अरे नहीं रे, छोड़ो यार, मैं ऐसे नहीं समझाता हूं ये, मैं देखो भाई, ओ भाई मैं नहीं समझा रहा ऐसा। 10.25 कैसे, मैं डायरेक्टली वो समझा रहा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट कॉम्प्लिकेशन। ये तुम कहां पढ़ने का, एफएम में, नहीं तो मैथ्स में। मेरी जान नहीं खाने का, मैं परसेंटेज सिखा रहा है, अकाउंटिंग सिखा रहा है, इले कंपाउंडिंग सिखा रहा है। तो मैं बोल रहा है 5% पहले 6 महीने 5% मिलेगा, अगले 6% क्या होगा, ये जो 5% का एक्रूअल आएगा उसके ऊपर भी 5% मिलेगा, हाँ या नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सो फिर कैलकुलेटर पर लो, 5 प्लस 5%, तुमको समझ में आया क्या? 5% ये मेरा 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 5% नहीं होगा, 5% पर और 5% ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 5.25%। तो जब कभी भी एग्जामिनर बोले ना 10.25% है, तुमको शॉर्टकट क्या बता रहा हूं, जो 10 है उसका डिवाइड बाय 2, 5 और 5 ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, बट इधर कंपाउंडिंग के वजह से और 25 ऐड हो जाता है अगले 6 महीने में, पक्का। तो इनकी 6 महीने की इंटरेस्ट रेट कितनी है, 5%। समझ में आया? तो तुम ऐसा मत करना जो बचपन में करते आते थे, 10.25 डिवाइड बाय 2, हाँ 5.12.5, सॉरी ये आएगा, नहीं नहीं नहीं, 5% है 6 महीने की, मतलब टोटल इंटरेस्ट रेट उनका कितना है, 10% इंटरेस्ट रेट है, बट कंपाउंडेड 6 मंथली। समझे कि नहीं? सो 10.25% जब वो बोले तो वो आफ्टर कंपाउंडिंग है। एक्चुअली कैसा देना चाहिए मेरे सुंदर बच्चों को, डायरेक्टली 10% बोला, वो 5% आराम से लेता है। अब वो 10.25 देगा और उधर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5% से। तू मेरे को पूछेगा येड़ा है क्या, 10.25 एनुअली है तो डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आता है, 5.125 आता है ना। अब तू 5% पर क्यों ले रहा है, क्योंकि उन कमीनों ने अज्यूम किया कि वो कंपाउंडिंग होता है आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो इसलिए कितना लेना पड़ता है हमें, 5% पहले 6 महीने का और फिर अगले 6 महीने का कितना, 5.125 नहीं 5.25। अप्रिशिएट दिस, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10% ही है बट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। सांस लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या हो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ बराबर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे करेगा, ये तू येड़ा है क्या, मैं क्या अभी फॉर्मूला पढ़ाते बैठू क्या अभी उसके, एफएम में पढ़ने का, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। समझा मैं तुम्हारी क्वेरी क्या है, एग्जाम में 5.25 के अलावा और कुछ आए तो क्या करने का, मतलब 10.25 है उसके आगे कुछ आए तो मैं क्या करेगा, मैं इधर फॉर्मूला नहीं पढ़ा सकता ना, प्लीज यार, थैंक यू। और मैंने सोचा था एक बार कि फॉर्मूला पढ़ा दूं, बट अरे है वो कॉम्प्लेक्स, वो उनको भी नहीं आएगा जो एफएम करके आएंगे, इसको इसी तरीके से कर जाओ। चलो एक और दूसरा टारगेट दो, चलो मैंने नहीं बताया, तुम पूरे इंडिया के किसी भी और बच्चे को पूछ लो कैसे निकाला बताओ मिनट। तो फिर जब नहीं हो रहा है तो क्यों हम कांड करेंगे, हम नए, हम क्यों सरदार बनने का, रहो ना अपन भी सीए स्टूडेंट के जैसे करके जाएंगे, बात खत्म। और तुमको मिल जाए तो मुझे लाके बताओ, तेरी मैं पहले ही इसको चेंज करता है, सेल है मेरे पास, हाँ अभी आवाज आएगी जोर से। हेलो, हाँ कुछ नहीं किया मतलब तूने,
मतलब इसको देखा तुमने ऐसा, मतलब कभी इसके सामने आदमी मरता रहा ना ऐसा, तड़प रहा है, ये देखेगा ऐसे। और मतलब इसके हाव भाव में ना इतना सा भी फर्क नहीं, आवाज आई तो भी कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक्सप्रेशन ही नहीं थोबड़े पर। जानवर अच्छे इनसे ले। चलो, ऑन 1st April 2008 the fair value of plan asset was 1 lakh in respect of a pension plan of Zelius Limited. On 30th September 2008, can you please highlight this date? मतलब 6 महीने आगे, the plan paid out benefit of 19,000 and received inward contribution of 49,000. On 31st March 2009, the fair value of the plan asset was 1,50,000 and present value of the obligation is 147,920. बशी, why बशी? अगर वो मेरे को पूछेंगे लास्ट में, कहां पूछेंगे, पूछ रहे कहां पे, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ऑब्लिगेशन का क्या करूं मैं? कुछ नहीं। हे, ऑब्लिगेशन को खुली आंखों से क्या करेंगे आप? इग्नोर। एक्चुअल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन फॉर द ईयर 8-9 600, बशी, इग्नोर, क्योंकि ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। 1st April 2008 company made following estimate based on its market studies, understanding and prevailing prices. कितना पेलते देखो। Interest and dividend income after tax payable by the fund, realized and unrealized gain on plan asset after tax, fund administrative cost, expected rate of return. इतना चमन है, डायरेक्टली मेरे बच्चों को बोलना नहीं 10.25% इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो बता रहा है उस एक्चुअरी ने ये एक्सपेक्टेड रिटर्न डिराइव कैसे किया। तुम अगर ऊपर के 3 चीजों को लिए कुछ नहीं, कम अगेन। तुमको इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ओपनिंग प्लान एसेट पता है क्या? बोला भैया। फिर दूसरा क्या पता है तुमको? क्या क्या, कुछ समझे नहीं? क्या क्या? बेनिफिट कितना पेड किया, कितना कंट्रीब्यूशन मिला, ये पता है क्या? और क्या पता है? क्लोजिंग पता है। एग्रीड। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके पहले के किसी भी क्वेश्चन में रेट दी हुई थी क्या? इस क्वेश्चन में रेट दी हुई है, तो परसेंटेज का गणित कैसे चलता है? ओपनिंग बैलेंस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, और जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 सितंबर को हो रहा है, और पेमेंट भी 30 सितंबर का हो रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। इधर रेट देने के वजह से यह मसला क्रिएट हो रहा है। इसके पहले हम क्या निकाल रहे थे? बैलेंसिंग फिगर, एक्चुअल रिटर्न। और दूसरा हम क्या निकाल रहे थे? उसके अंदर कई बार एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस निकालना था। परसेंटेज कभी भी नहीं दिया था। परसेंटेज फर्स्ट टाइम दिया। कितना दिया? एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.25%। और 10.25% मैंने बता दिया कि 6 महीने का 5% है, पहले 6 महीने का। मतलब जब से हम इन्वेस्ट करेंगे तब से लेकर अगले 6 महीने तक आपको 5% ही मिलेगा। उसके अगले 6 महीने आपको कितना मिलेगा? 5.25%। डू यू एग्री और नॉट? Am I communicating clearly? So dear students, let me solve this question for you all. ये देखो, मेरी प्लान एसेट, आप मुझे बता सकते हो कितना बैलेंस है इसका? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अच्छा, मुझे और एक बताओ नेक्स्ट। बेनिफिट्स पेड कितना है बेटा? बेनिफिट्स पेड हाउ मच बेटू? सो कैन आई नॉट से बाय बेनिफिट पेड? क्या बेनिफिट पेड ये 6 महीने के बाद में है क्या? एग्रीड। और दूसरा वाला कौन सा बेटा जी? एंड रिसीव्ड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 2 कंट्रीब्यूशन 49,000। अच्छा, उसके बाद में क्या है बेटा जी? क्लोजिंग वैल्यू। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय क्लोजिंग वैल्यू? कितना आ जाएगा? 1,50,000। से यस। अच्छा, और कुछ दिया है क्या? अच्छा, अभी जरा ध्यान से सुनो, पूरी क्लास का ध्यान इधर। मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न? मुझे एक्चुअल रिटर्न की परसेंटेज दी नहीं है, मुझे किसका परसेंटेज दिया है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब जैसे ही मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्चुअल गेन और लॉस। से यस और नो। बट अगर मुझे वो नहीं निकालना है तो क्या मेरा एक्चुअल रिटर्न डायरेक्टली निकलेगा क्या? सो लो कैलकुलेटर पर 1 लाख प्लस 49,000 माइनस 19,000 माइनस 1,50,000, ये कितना आ रहा है? 20,000। आप मुझे बता सकते हो 20,000 क्या है? एक्चुअल रिटर्न है क्या? जाके आंसर चेक करो, एक्चुअल रिटर्न आ रहा है क्या? 20,000। लास्ट लाइन। मतलब एक्चुअल रिटर्न में तो सर कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न में टेंशन है सर।
इस क्वेश्चन में दोनों पूछा है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न। पढ़ो क्वेश्चन। एक्चुअल रिटर्न तो निकल जाएगा, क्या मानता है, एक ही बैलेंसिंग फिगर है। अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाल रहा हूं जरा ध्यान से देखो। मैंने लिखा 1 लाख इंटू 10.25%। बोलो हाँ। और 49,000 माइनस 19,000, क्योंकि इन दोनों की डेट एक ही है, 30 सितंबर। सो मेरे पास नेट नेट कंट्रीब्यूशन कितना है, एक ही दिन 19,000 गया, एक ही दिन 49,000 है, मेरे पास 30,000 रहे थे। नाही ताईला तर नाही झेपलं, मी 100% सांगतोय। बता कैसे 30,000 आहे। हा एकच डेटला दोन्ही झालं, मला माझी चूक झाली, कन्फ्यूज झालो मी, सॉरी। सो 49,000 इज received on 30th September and 19,000 is paid also on 30th September। तो राजा बेटा जी 31 मार्च तक 6 महीने मिलेंगे 30,000 को, और तुमको मैंने रिटर्न बताया 5% है, 6 महीने का 5% है। अरे पहले 6 महीने नहीं रहता बे, इन्वेस्ट करने के बाद में 6 महीना। मतलब तू ऐसी छपरी बातें पप्पा के सामने जाके करेंगे ना, पहले तो डंडे को तेल लगाएंगे और फिर मारेंगे। मैं तेरे को बताता हूं कैसे है, देख। अगर मैं 30 सितंबर को बैंक में एफडी करूंगा, तो मैं बैंक को जाके ये बोलूं चमन के जैसे कि मुझे अगले 6 महीने के लिए 5.25 दो। मैं बैंक को यही बोलूंगा ना कि पहले 6 महीने 5%, उसके अगले 6 महीने 5.25%। मी कुठे जाऊ रे देवा, मला घेऊन जा तू प्लीज। कोणाबरोबर सोडलाय मला, प्रेम नाही का करत रे। 5% को भगवान के लिए वापस 6/12 मत करना। 5% itself is for 6 months। $11,750 आ रहा है क्या? नहीं, हाँ 11,750 आ रहा है। बोंबलती जायला हे पण होत नाही, झालंय का? सो इधर आएगा टू एक्चुरियल गेन। एक्चुअल गेन कितना है क्या पता क्या तुम्हें? 8,250। अबे 20,000 एक्चुअल रिटर्न आया था ना, तो 8,250 ही आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। चेक मारो है क्या? मंगल भवनय मंगलहारी। चेक कर लो 11,750 आया क्या? 11,750 क्या है? एक्चुअल रिटर्न है क्या? उधर दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, ए एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न है क्या? तो एक बार ये लिख कर ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको लिखना, इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना बेटा क्वेश्चन? राम सिया राम। Are we sure to go ahead? Here we go.
पूरी क्लास का देने इधर अभी ये हो जाए तो। अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये 15। अब 15 का आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखते हैं, तो पहले लिख दो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ओपनिंग प्लान एसेट। कितना अमाउंट है बेटा, आई एम नॉट गेटिंग द अमाउंट। 1 लाख इंटू 10.25%, it is 10,250 on contribution minus benefits paid. I'll write down what is the amount you said. Contribution मतलब 49,000 minus 49 minus 19,000 that is 30,000 इंटू 5%। अब ये 5% कैसा है, मैंने बता दिया था कि कंपाउंडिंग का 6 मंथली रेस्ट पर वो कर रहे हैं। सो कितना आएगा बेटू जी 1500। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हाउ मच 11,750। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। फिर अगला आपको चाहिए एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअल रिटर्न अपने को फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल गेन और लॉस तो पता ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जब एक्चुअल गेन और लॉस पता ही नहीं है तो हम वैसे क्यों जाएंगे? है क्या आपको पता एक्चुअल गेन और लॉस? नहीं। सो हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग प्लान एसेट, नहीं ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग प्लान एसेट ना, क्रेडिट साइड की फिगर लेंगे। क्लोजिंग प्लान एसेट बोलो कितना है 1,50,000। बेनिफिट्स पेड 90,000 क्या 19 सॉरी बेटा, मुझे लगता है क्रेडिट में यही दो आइटम थे 1,69,000। फिर क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग प्लान एसेट। कैन यू प्लीज टेल मी, यू मीन 1 लाख। फिर दूसरा आइटम कौन सा है, कंट्रीब्यूशन कितना है बेटू 49,000। अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते ही नहीं हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया तो एक्चुअल गेन और लॉस लेना पड़ेगा, और वो पता नहीं आपको क्यों कर रहे हो माता बच्ची, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1,49,000 क्या। सो बेटा जी हम लिख देंगे एक्चुअल रिटर्न कितना आ जाएगा 20,000। ये कर पाएंगे आप एग्जाम में? अब अगर मान लो एक्चुअल गेन और लॉस पूछते तो वो फॉर्मूला यूज कर लेते हम। क्या फॉर्मूला यूज कर लेते, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन और लॉस इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअल रिटर्न। अब एक्चुअल रिटर्न 20,000 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 11,750 है, तो एक्चुअल गेन कितना है 8,250। समझे? वेरी गुड। सो दिस वाज विच क्वेश्चन बेटू 15 ना। अब 15 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 11 और मुझे बताओ कर पाएंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ब्लू का क्वेश्चन नंबर 7, ये सेम ही है। 11 और 7 आई थिंक यार सेम। नहीं पहले 11 देख लो, येलो का 11 देख लो, येलो का 11 देख लो। जो 10.25 वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ओके और अगर ऐसा दिया हुआ ना एग्जाम में क्वेश्चन तो 10.25 का तुमको डर लग रहा है और कोई फिगर आएगा तो 6 महीने का कितना है वो देंगे आपको, यू डोंट हैव टू वरी। और बेटा जी ब्लू का क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज गो एंड चेक, कर पाएंगे क्या आप? फिगर्स के साथ सेम है बेटू, या फिगर के साथ सेम है, जो अभी हमने सॉल्व किया ना वही चेक कर लो। नाउ प्लीज कम डाउन टू द येलो क्वेश्चन नंबर 10। येलो को क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पहले हेडिंग लिख दो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन।
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में समझा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मैंने अगर आपको बताया था, एक फॉर्मल प्रैक्टिस होती है, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, और एक होती है इनफॉर्मल प्रैक्टिस। सो इनफॉर्मल प्रैक्टिस में देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन व्हिच कैन कम अप ऑन यू। इज दैट ओके? सो जरा देखो, एसर लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉइज, सेम एज 1 year ago. The average staff iteration rate as observed during past 10 years represents 6% per annum. इसका मतलब यह है कि हर साल 6% लोग छोड़ के चले जाते हैं। इटरेशन रेट उसको बोलती है। Acer provides the following benefits to all its employees. Annual bonus during past 10 years. प्रत्येक साल उन्होंने एनुअल बोनस दिया है 10 सालों तक। Acer paid bonus to all employees who were in service during the entire financial year. पूरे साल भर के लिए जो थे उनको हमने क्या दिया? बोनस दिया। Bonus was paid in June following the financial year end. मतलब साल खत्म होने के बाद में जून के महीने में बोनस दिया जाता है। Amount of bonus for 21-22 paid in June 2022 represents 1,25,000 per employee. तो उन्होंने बताया कि जून 2002 में हमने 1-2 इस वर्ष का 1,25,000 बोनस दिया है। आगे बढ़ते। Acer Limited used to increase the amount of bonus based on official inflation rate, which is 8.5% for 22-3। मतलब क्या बोल रहे हैं कि बोनस 1,25,000 दिया और हर साल हम उस बोनस को इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट हमारी कितनी? 8.5%। तो इस साल 1,25,000 नहीं जाएगा, 1,25,000 प्लस 8.5% विच इज इक्वल टू 135,625 देना है। बोला भैया? Although there was no legal obligation to increase the bonus by such inflation rate, highlight this line. There is obligation or no obligation doesn't make a difference. If it is an informal practice, कल अगर होमवर्क करके आए होंगे तुम, तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने इनफॉर्मल प्रैक्टिस का। If there is an informal practice, it leads to a constructive obligation. It is a constructive obligation when the employer cannot do without spoiling the relation with the employees. ऐसा माई नहीं, स्टैंडर्ड बोलता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपको देना ही पड़ेगा, और आपकी लाइबिलिटी आप कितने पे करेंगे? 135,625 पर करोगे। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन हाउ वुड एसर लिमिटेड रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस फॉर दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एज ऑन 31 मार्च 23 पास जर्नल एंट्री टू शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कितने लोग हमारे साथ है पिछले साल के? मतलब तुम गोबर सूंघ के आते हो क्या? सुबह सुबह उठा कि गोबर में ही नाक डालते क्या डायरेक्ट? कितने एम्प्लॉयज है 2023 में हमारे पास? क्या बात है, 329। कैसे आए 329? 6% लोग छोड़ के गए। नहीं, वो 350 में गया, अगला अटेम्प्ट आ गया, क्योंकि तू अरे नहीं किया है, तू देख लेना, अभी आंसर गलत हो जाएगा तेरा 350 से। 350 में आइट्रेशन रेट जो है वो क्या करेंगे? माइनस, उनको बोनस नहीं मिलेगा। और ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपको पे करना है ना। 2023 में ईयर एंड हुआ और आपको जून में पेमेंट करना है, तो इसलिए इसका डिस्काउंटिंग नहीं होगा। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो 1 साल पश्चात पेमेंट होगा उसका डिस्काउंटिंग करते हैं, बाकी का सब हम उसी वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे। सो कैलकुलेटर पर लीजिए, 1,35,625 मल्टीप्लाइड बाय कितने एम्प्लॉयज है? 329। कितना अमाउंट आता है? 4,46,20,625। चेक मारो। तो पहले मैंने क्या लिखा? 1,25,000 पर एम्प्लॉय है। करंट ईयर में इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135,625। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन नॉट बी 350, इट वुड बी 329। तुझे समझा तेरा आंसर क्यों रॉन्ग हुआ? कम अगेन ऐसा हो जाता है। और इसकी एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर बोनस। ये फाउंडेशन की एंट्री है। एग्रीड? नीचे क्या लिखा है? It is given that company is under no legal obligation to increase the bonus by official inflation rate. However, the company has been increasing the bonus by inflation rate over the past years. This has given rise to constructive obligation for Acer Limited. Informal practices such as this give rise to constructive obligation where the entity has no realistic alternative but to pay employee benefits. Accordingly, provision is made for the amount considering the inflation rate. क्या मैंने constructive obligation ये शब्द बोला था? Informal practices ये शब्द बोला था? Yes or no? So बेटा जी उनके पास कोई realistic alternative नहीं है but to pay the bonus at the inflated rate. Say yes. बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझे नहीं समझा। इस बार कितनी अमाउंट निकाली हमने? अच्छा, ये किस में जाएगा? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जा रहा है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का क्वेश्चन है? ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का है। बोनस अगले 3 महीने में तो भर रहे ना। तो पहले हमने बोनस की अमाउंट निकाली और बोनस के अमाउंट निकालने के बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाले।
सिंपली मल्टीप्लाई किया, बात खत्म हो गई। और आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री कर दी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां पर सिर्फ शब्द चेंज कर दिया, बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस। अप्रिशिएट दिस। विद दिस विच क्वेश्चन इज डन? 10। इसको लिखना है कि जम जाएगा? जमिंग सच्चीज और श्योरेज। ये एक और क्वेश्चन था ऐसा, ऐसा और एक था ना रे बाबा, ये बाबा बाबा बाबा। क्वेश्चन नंबर 11 बिलीव, क्वेश्चन नंबर 11 बिलीव। क्वेश्चन नंबर 11 ब्लू का आंसर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। Whimsical Employer Limited grants annual bonus to its employees on discretionary basis. Discretionary basis अपने मन के हिसाब से. Well has March 2000 year end and finalize accounts by April 2006. But bonus is announced and paid in May 2006. मतलब उनका फाइनलाइजेशन भी कब हो जाता है? अप्रैल में. और उनका बोनस कब डिक्लेयर हो रहा है? मई में. Is provision required to be made for bonus at March 2006 year end? नहीं कर सकते तुम प्रोविजन. कौन सी अमाउंट का करोगे? तुम्हारा फाइनलाइजेशन मई में हो रहा है और तुम्हारा एनुअल अकाउंट कब हो रहा है? अप्रैल में. अगर AS4 भी अप्लाई करोगे तो भी नहीं होगा. इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यहां पर एनी इवेंट विच ऑकर्स आफ्टर द व्हाट आई कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी एडजस्टेड. और आपका बोनस कब डिक्लेयर हो रहा है? मई में. फाइनलाइजेशन कब हो रहा है? अप्रैल में. मार्च में प्रोविजन करने के लिए कुछ तो चाहिए. कितना है? या तो पास्ट का डेटा चाहिए. पास्ट का डेटा है नहीं. आंसर पढ़ो, समझ में आएगा क्या? सिंस इन द गिवन केस देयर इज नो फॉर्मूला नॉर द अमाउंट फाइनलाइज्ड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड. ये AS4 का रेफरेंस गया. सिंस इन द गिवन केस देयर इज नो फॉर्मूला नॉर इज द अमाउंट फाइनलाइज्ड before the financial statements are approved nor there is a reliable past practice provision for bonus is not made for the March 2006 accounts. अब कुछ बच्चा मुझे पूछ सकता है कि सर अगर ये सब कुछ पता होता तो करना चाहिए था क्या? हाँ, अगर तुम बोनस देने वाले हो तो उसका प्रोविजन करना पड़ेगा. बट जिस चीज का एस्टिमेट नहीं हो सकता उसका प्रोविजन नहीं हो सकता. याद करो AS29. इफ द अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो प्रोविजन मेजर करने के लिए अमाउंट चाहिए. ठीक है, हम फिर भी कर लेते अगर हमें अप्रूवल के पहले पता चल जाता. तो यहां पर अप्रैल में फाइनलाइजेशन हो रही है तो इसलिए भी नहीं कर सकते. नहीं तो हम क्या अगले साल भी होता, अगर अमाउंट मिल जाती तो हम इसका प्रोविजन बैकडेटेड मार देते. नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड. यस और नो. और हमारे पास कोई पास डेटा नहीं है, कितना बोनस देना पता ही नहीं, तो हम अमाउंट पता नहीं तो कैसे लिखेंगे? एंट्री होनी चाहिए. क्या? द आंसर इज यस, होनी चाहिए. बट एंट्री होने के लिए अमाउंट निकलनी जरूरी है, वो नहीं निकल पा रही है. अप्रिशिएट दिस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क. येलो होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 12 येलो. आयुषी गुप्ता, वेरी गुड. हाँ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं समझाता हूं पहले ओरली. मुझे एक बात बताओ, तुम सभी लोग मेरे पास ज्वाइन हुए, तुमको मैंने बोला तुम सभी लोगों को ग्रेच्युटी मिलेगा आज के 5 साल बाद. मुझे बताओ, मुझे ग्रेच्युटी की एंट्री कब करनी पड़ेगी? आज या 5 साल बाद? यही तो सिखाया मैंने तुमको एक्रूअल कॉन्सेप्ट से. आज करनी पड़ेगी. बट तुम में से कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे. तो भाई साहब वही, इसके लिए तो एक्चुअली होता है ना, वो ऑब्लिगेशन को प्लॉट करता है, प्लान करता है, वो सब कंसीडर कर लेता है कि इसमें से कितने लोग छोड़ के जाएंगे, कितने लोग रहेंगे, लास्ट में उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी रहेगी, सब वो कैलकुलेशन करता है ना. अपना हेडेक नहीं है. अगर एग्जामिनर पूछे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की एंट्री पहले 5 सालों में होगी क्या नहीं होगी, द आंसर इज यस. अबे साला, वो प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में हमने क्या गोटे खेलना थोड़ी ना सीखा है? उसमें करंट सर्विस कॉस्ट उस ऑब्लिगेशन को प्रोजेक्ट करके ही तो किया था. और ऑब्लिगेशन को प्रोजेक्ट करने का काम किसका है? एक्चुअरी का. आई डोंट हैव टू टेक दैट हेडेक, इट इज अ स्टैटिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 13 येलो का जो है ना उधर, वो इसी लाइन पर है. एक बार पढ़ लेते इसको. अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुमको. इसकी राइटिंग प्रैक्टिस घर पर करना. मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले हो.
तुम सिर्फ ये बोल दो हमारा पेपर जाके लिख के आ जाओ ना सर प्लीज, चाहिए तो चिट्टे निकाल दो सर, हम 100 साल बैठने को तैयार है, वेट करने को। हर साल तुम जाके पेपर लिख के आने का है ना, चिट्टे निकालेंगे अपन। In case rules of the enterprise provide that no gratuity would be payable if an employee leaves during the first 5 years of service, whether the enterprise is required to create a provision in respect of gratuity payable during the first 5 years of service of an employee. रूल क्या है, पहले 5 साल में छोड़ के गया तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, 5 साल के बाद में गया तो ग्रेच्युटी मिलेगी। इनका यह क्वेश्चन है, जब पहले 5 साल में छोड़ के गया तो ग्रेच्युटी मिलने ही वाली नहीं है, तो क्या उसके प्रोविजन की एंट्री करनी पड़ेगी क्या? द आंसर इज यस। जैसे तुम सब लोग पहले 5 साल तक मैं तुमको ग्रेच्युटी दूंगा क्या? नहीं। बट अगर मान ले 6ठा साल हो गया तेरा, तो ग्रेच्युटी डे 1 से लेकर 6th ईयर तक दूंगा ना, फॉर ईच पीरियड ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ऐसा रूल है ग्रेच्युटी का, तो पढ़ लो। इन दिस केस एम्प्लॉयज राइट टू रिसीव द बेनिफिट इज कंडीशनल ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बेनिफिट मे नॉट वेस्ट, मतलब बीच में से आदमी छोड़कर चला गया। There is also a probability that employee would serve for minimum period of 5 years and become eligible for gratuity. निबंध चालू आहे, निबंध, एस नाही, दोन्ही बाजू सांगतायत, असं झालं तर असं होईल, तसं झालं तर तसं होईल। हिंदी में अनुवाद ऐसा है, निबंध चल रहा है, दोनों बाजू बता रहे हैं कि छोड़कर गया तो नहीं मिलेंगे और रह गया तो मिल जाएगा, बस इंग्लिश में शब्द यूज कर ले वेस्ट। An obligation exists even if a benefit is not vested. The obligation arises when the employee renders the service though the benefit is not vested. ये तो मैं खुद बता रहा था, accrual concept. The measurement of this obligation at its present value takes into account the probability that the benefit may not vest, and this appropriately factored in calculation of the present value of defined benefit obligation. ये एक्चुअली करता है, मैंने बताया था, जब वो उसका डिसाइड करता है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर और ये सब कुछ, और ऑब्लिगेशन डिसाइड करता है, तो उसमें सब कंसिडर कर लिया जाता है कि कितने लोग रहेंगे, कितने लोग छोड़कर जाएंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये सब कुछ। उस बच्चे को बहुत मजा आ रही है आज कि उसको घंटा कुछ झेप नहीं रहा है, बेस्ट है, बेस्ट। और लेटा बेटा। An enterprise should therefore create a provision in respect of gratuity payable during the first 5 years of service of an employee. Is that okay? Yes. इसका राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पॉइंट्स आपको लिखकर याद करने पड़ेंगे। Is that okay? सांस लो। वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एस, मतलब क्वेश्चन का, आगे का नहीं पढ़ा रहा मैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, वो कल पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने देख लिया मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे, ठीक है। एक बात बोलूँ क्या तुमको, इस बात को समझो प्लीज, तुम्हारी इज्जत है ना, छिछोरे हरकत करने से कभी नहीं बढ़ने वाली इज्जत। मोदी जी की इज्जत तब बढ़ी जब वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो पहले के लोगों ने नहीं किया। अगर पहले के लोगों ने जो काम किया वही करते रह रहे हो तुम, तो इज्जत नहीं बढ़ेगी। जनता चमत्कार को नमस्कार करती है, तो पहला है ना, मेंटली सीए बनो पहले। सीए कैसा होता है? तुमको क्या लगता है हमको ये एएस क्या ऐसे ही आ गया है क्या? अबे मैं तो सेल्फ स्टडी से पास हुआ बनता है बे, जाके एक बार बैर टेक्स्ट ओपन करके देखो कैसी फटती है, पता चलेगा। हम सेल्फ स्टडी से कर करके पास हुए बच्चे हैं यार, और जब कभी भी पढ़ाने जाते थे ना तो फटती थी ऐसे, इसको कैसे पढ़ाएंगे, इसकी एंड किस तरीके से इजी जाएगा, ये सोच के फिर जाके आदमी एक अच्छा टीचर बनता है बे। तुमको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है तो पहले वो एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, तुमको एज अ सीए सोचना पड़ेगा। हर चीज को कैसे हम सोच सकते हैं कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। फिर साला तू बोल ना कि तेरे को काम मजदूरी वाले करने, तो मजदूरी वाले काम में लग। बड़े सपने क्यों रखने का? अबे जो तेरा लायकी है काम का, जो तेरा कर्म है, उसके हिसाब से सपने देखने का। ऐसा कैसा कुछ कुछ बैलेंस तो चाहिए ना, सपने इधर तो लायकी इधर, ठीक है, तेरे सपने उधर और लायकी इधर, ऐसा कैसा चलेगा? थोड़े ऊपर के सपने देखो, मुझे कोई एतराज नहीं। और मैं तो क्या बोलता है, मुझे तो सब लोग अच्छे लगते हैं जिनके सपने छोटे हैं, निवांत है, मुझे अच्छा लगता है। कितना कूलली बैठे रहते, मैं गांव में जाता हूँ ना सोलो ट्रिप पर, कितने कूलली बैठे रहते, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको। तुम उनको जाके ज्ञान पेल दो, वो तुमको उल्टा ज्ञान पेल देंगे। एंड देन आई अंडरस्टैंड भेंडी इनकी लाइफ, मैं जो सोच रहा हूँ पैसा कमा के बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट से उस लेवल तक जा रहा हूं, और ये आदमी उधर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और बहुत इजीली पहुंच गया, ऐसा मुझे लगता है कई बार। मुझे बस एक चीज का गुस्सा आता है जब क्लास में आता हूं, तेरे को देखकर ही बता रहा हूं, क्या होता है कि हम जाते हैं उस कोर्स में या कुछ करते हैं, बट हमें उस कोर्स की सारी चीजें करने की इच्छा नहीं होती, बट बेनिफिट सारा पूरा चाहिए। ऐसा कैसा चलेगा?
ऐसा कभी नहीं होता है। शादी में दूल्हे की मनवार, उसके बाप की मनवार, उसकी मां की मनवार, उसकी बहन की मनवार, भले ही कैसी भी हो, बहुत होती तुम्हारे लायकी के हिसाब से। या कोई बहुत चीफ गेस्ट आया कोई, तो उसकी मनवार बहुत होती। तुम ऐसी पत्रिका से गांव वालों के जैसे गए, तुम्हारी मनवार नहीं होगी। तुम्हारी अथॉरिटी बेनिफिट्स इज डायरेक्टली यू विल गेट इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर एबल टू टेक इट अप। तुम छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, बेनिफिट भी कम ही मिलेंगे। सिंपल गणित है लाइफ का, फॉलो करो इसको। हर चीज में चिड़चिड़ नहीं करने की। क्या चल रहा है, मैंने थोड़ी ना बनाया एएस। जाके पकड़ उस आदमी को कमीने ने जिसने बोला सीए कर ले बेटा, अब पढ़ा उसको जाके। ये क्वेश्चन नंबर 4 येलो लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज बिफोर एग्जाम। साला इतना मूड खराब करते मेरा आने के बाद। मेरे को लगा आज मैंने बहुत भारी काम किया, पता है, कसम से बता रहा हूं, क्या भारी पड़ा है साला, हर एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को ऐसा लगा। और इधर थोबड़ा देखा तुम्हारा कि शी, तुम भरोसा नहीं मानेंगे। ये देखो मेरे पास ये एंट्री आया, लिखे हुए सब, प्रैक्टिस करिए और फिर लेके आए। मतलब जो पुराने लेक्चर्स है ना, वो पुराने लेक्चर्स में से स्क्रीनशॉट्स निकाले कि भाई साहब क्या क्या चीजें किस किस तरीके से बतानी है, करनी है, कैसे आगे जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुमको भी बता रहा हूं, मेहनत करो। इस स्टैंडर्ड के लिए मैं आई शपथ बता रहा हूं, मैं 10 घंटे मेहनत करने के बाद में ये लेक्चर डिलीवर हुआ मेरा इस लेवल पर। तुमको थोड़ा सा करना पड़ेगा इस पे मेहनत। रॉकस्टार लिमिटेड, क्वेश्चन को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्ञान बांटा है इस क्वेश्चन में, बहुत पेला है, बहुत पेला है। और लास्ट में एंट्री 2 लाइन की आएगी, ये गंदी चीज है। तो तुम मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे सर इसका क्या करने का, मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना है। उसका क्या करना, कुछ नहीं करने का। तो पढ़ते जाओ। रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यू बिजनेस सेगमेंट, एक बिजनेस सेगमेंट को बंद कर दिया। अंडर द एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉयज यूनियन, द एम्प्लॉयज ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। तो समझ में आया क्या, ये कर्टेलमेंट है। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब पैसा भी अभी दे दिया, विदाउट सेटलमेंट मतलब पैसा नहीं दिया। अब जो ये लाइन लिखी है ना, उसका मीनिंग दिया है। कमीना एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसका मीनिंग दे रहे, देखो। Because all employees will continue to receive benefit for services rendered before discontinuation of business segment, curtailment reduces the gross obligation for various reasons, including change in actuarial assumption made before curtailment. In this, if the benefits are determined based on the last pay drawn by employee, the gross obligation reduces after the curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid. ये actually आंसर है जो स्टैंडर्ड में बेयर टेक्स्ट है ना, वो मतलब कर्टेलमेंट की वजह से ऑब्लिगेशन क्यों कम होती है, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पर अगर आपको मिलने वाला था बेनिफिट, अब क्योंकि प्लान ही बंद कर रहे हैं, अभी हम कर्टेल कर रहे हैं या बिजनेस सेगमेंट डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो हमने एक्सपेक्ट करी थी कि ज्यादा रहेगी, वो ज्यादा हो ही नहीं पाई, उसके पहले ही बंद हो गया। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है कि ये बिजनेस सेगमेंट बंद हो रहा है और कर्टेलमेंट है। कर्टेलमेंट की मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई। मैंने आपको बताया था एंट्री ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट और P&L टू URPSC, मतलब जितने से ऑब्लिगेशन कम होगा वो कर्टेलमेंट, आप ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे, डेबिट। और URPSC जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है वो भी कम होता है, उसकी एंट्री मैंने बताई थी P&L टू URPSC, याद है। शांति से आगे। अज्यूमिंग द फॉलोइंग, immediately before curtailment, based on current actuarial assumption, the gross obligation was estimated at 6,000. curtailment के पहले obligation की amount थी 6,000. the fair value of the plan asset on the date was estimated 5,100. इसका कुछ नहीं करते। क्या करूं प्लान एसेट का, नहीं कुछ करते। अगर बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन पूछा तो करना पड़ेगा। देखते, द अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट वाज 180। ए ध्यान के बाम, अनअमोर्टाइज्ड है, अंडरलाइन करो। सो कितना हो गया बे, क्या क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ऑब्लिगेशन है 6,000, तुम्हारे पास प्लान एसेट है, और तुम्हारे पास क्या है, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट वाज 180। curtailment reduces the obligation by 600, which is 10% of the gross obligation. Can I have the entry please? curtailment obligation को 600 से रिड्यूस कर रहा है, obligation to curtailment, obligation कम हो गई, 5,400 हो गई। सही, यस। फिर आगे, Rockstar Limited estimates that the share of unamortized service cost that relates to the part of obligation that is estimated at 10% of 180 at rupees
18। इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं, जब ऑब्लिगेशन कम हो रही है तो यूआरपीएससी भी 10% से क्या हो रहा है, कम। तो 180 का 18 कम करना है, उसकी एंट्री क्या समझे मैंने, पी एंड एल टू यूआरपीएससी। तो हम दो एंट्री तो लिख लेते इधर हैं। कर्टेलमेंट की एंट्री क्या, ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट कितना, 180, 180 नहीं 600, सॉरी 600। और दूसरी क्या, पी एंड एल टू यूआरपीएससी कितना है बेटू, ये नहीं 18 रे, 18 हैप्पी, हैप्पी क्या रे भाई, क्या 10% का 540 आएगा। हाँ तो अरे मेरी जान, 600 का क्यों लेगा, ऑब्लिगेशन कितने की है, 6000 है। और इधर इंग्लिश में पढ़ेगा कि नहीं, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600 विच इज 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशन। 600 का 10% नहीं, उन्होंने कैलकुलेट द गेन ऑन कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। तो मैं गेन ऑन कर्टेलमेंट आपको बता देता हूं, दो एंट्रीज हुई थी मेरी, पी एंड एल टू यूआरपीएससी एंड ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट। ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट ये पी एंड एल में जाएगा। सो कैन आई नॉट से 600 माइनस 18 बराबर है ना, एक पी एंड एल को डेबिट मार रहा है, एक पी एंड एल को क्रेडिट मार रहा है। तो 600 माइनस 18 कितना आएगा, 5, ये थी तू 582 पहला वाला। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम इतने एक्साइटेड नहीं हो जितना मैं हूं, मुझे लगा सबको आया, बट मुझे समझ में आ गया तुम्हारी जान अटकी हुई है मेरे को भी जल्दी भागने का। मेरी बात सुनो, ऑब्लिगेशन कितने का है यार, तुम इतना जलील करते हो ना कभी नो। ऑब्लिगेशन 5400 है क्या, हाँ लेस प्लान असेट कितने की है, 5100 है क्या। और याद करो मैंने आपको बताया था इसमें से लेस होता है ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट माइनस यूआरपीएससी बैलेंस पोर्शन। यूआरपीएससी ये 180 माइनस 18 था, क्योंकि 180 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 18 रिड्यूस कर दिया, 162, ये माइनस लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट कितना है, 138। चेक मारो 138 है क्या, मेरे को नहीं समझा, दो एंट्रीज बता दो ना, कर्टेलमेंट वाली एंट्री बता दो। ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट कितना, 600। मैं बोल रहा है कि खुद बताया, ऐसे सल्यूट ठोक के खुद बताया। और दूसरा वाला कौन सा, यूआरपीएससी, मतलब एक पीएनएल के क्रेडिट में जा रहा है, एक पीएनएल के डेबिट में जा रहा है। तो उन्होंने क्या पूछे, उन्होंने पूछते ऐसा, कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, मतलब पीएनएल में कितना जाएगा। सो गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट इज 600 माइनस 18, तो आपने बता दिया 582। फिर उन्होंने बोला बैलेंस शीट में कितना जाता है, तो बैलेंस शीट का मैंने एक फॉर्मेट बना कर दिया था आपको सुपर समरी में। मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन माइनस प्लान असेट माइनस यूआरपीएससी का बचा हुआ पोर्शन। तो बेटा जी ऑब्लिगेशन बन गई थी 5400 माइनस प्लान असेट थी 5100 और माइनस यूआरपीएससी का पोर्शन था 180 माइनस 18 162। ऐसा नको करो, मैंने लिख कर दिया है आपको ये, चलो लिख कर लियो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घर में जाके मम्मी को बोल देना, तुम्हें मां पता है मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये क्वेश्चन। तुम क्या बोलते साले, भ्रुम भ्रुम भ्रुम।
हुआ बेटा? चलिए, मुझे लगता है इस स्टैंडर्ड को अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है येलो का, बहुत आसान है। येलो 1 एंड ब्लू 8, ब्लू 8 रिपीटेड है। येलो 1 और ब्लू 8, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो सुन लेना, आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन करा है एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक आएगा। या आपको थोड़ा बहुत इजी लगने लगा होगा लास्ट में कि कैसे क्या चीज निकालते हैं, बट रूल ये है कि ये इजी इसलिए लगा क्योंकि पहले आपके एंट्रीज बहुत परफेक्ट हो गई थी। ये एक्चुअली प्रॉब्लम जाता है क्योंकि अगर मान लो प्लान असेट में ऑब्लिगेशन घुस गया तो बच्चा ये सोचता है ऑब्लिगेशन क्यों नहीं लेना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रख के जाना, क्योंकि मेरे पास इसका एनालिसिस है, मेरे पास इसका आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन कराए वो इंपॉर्टेंट थे अभी तक के। और क्वेश्चन नंबर 1 और 8 वही है। कल जब ये एएस शुरू होगा तो आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, आधे पौन घंटे में, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट टुडे विद दैट पार्ट विच इज नॉट वेरी रिलेवेंट, क्योंकि आपने देख लिया मेजॉरिटी क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। इज दैट ओके? अभी तुम प्रेम से मेरे को क्या क्या बोलेंगे? बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। ये विक्की इकडे रे, विक्की, विक्की बंद कर। नहीं, मैं नहीं खा रहा हूं बेटा, चिंता मत कर। नहीं, तुम उधर चले जाओ।